जानते हो ये डीपीएससी बैंक कहाँ है? वेद ने पास के कोने की तरफ इशारा किया। वो स्कूल के बगल में ही है। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। और एक बार फिर से आई एम सो सॉरी। मौनी पलट कर कार में बैठी। वो हैरान थी मगर अंदर से राहत की सांस ले रही थी। महाराज विक्रम, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। आपने वक्त पर ब्रेक लगाकर मेरी जान बचा ली। मौनी ने ब्रेक टेस्ट करने के लिए गाड़ी चालू की और एक बार फिर ब्रेक पर पैर रखा, पर ब्रेक सभी बेकार थे। वो ठीक से लग नहीं रहे थे। मौनी हैरान हो गई। कुछ तो अजीब है यहाँ। शायद इसीलिए महाराज विक्रोन ने मुझे नंदगिरी भेजा है। वेद आगे बढ़ा और जैसे ही वो मौनी की कार के पास से गुजरा, उसकी नजर अपने चमकते हुए ब्रेसलेट पर पड़ी। तभी पहली बार उसे समझ में आया कि पिछले कुछ दिनों से माँ का दिया हुआ ये तोहफा उसकी रक्षा कर रहा था। वेद घर में दाखिल हुआ और सीधा अपने कमरे में गया। बैग टेबल पर रखा और लाइब्रेरी से लाई हुई वो पुरानी किताब निकाली, शक्ति स्तर बढ़ाने के सीक्रेट्स। जैसे ही उसने किताब खोली, उसकी कलाई पर बंधा ब्रेसलेट नीली रोशनी से चमकने लगा। वेद चौंका और उसने किताब बंद कर दी। ब्रेसलेट की चमक धीरे धीरे बुझ गई। फिर उसने किताब दोबारा खोली तो ब्रेसलेट फिर से चमक। उसने माँ की तस्वीर की तरफ देखा रखी थी और धीरे से कहा, माँ, मुझे पता है आपने ये ब्रेसलेट मेरी हिफाजत के लिए दिया है, पर जब तक मैं खतरों का सामना नहीं करूंगा, मैं आगे कैसे पढ़ूंगा? I'm sorry, माँ। उसने ब्रेसलेट उतारकर धीरे से ड्रॉअर में रखा, जहां वो अफजला दिव्य ग्रंथ का पन्ना भी पड़ा। ड्रॉअर बंद करके उसने फिर किताब खोली। किताब में शक्ति स्तर बढ़ाने की 99 तकनीकें थी। हर एक तकनीक के साथ कोई न कोई चेतावनी दी थी। कहीं लिखा था इसके इस्तेमाल के बाद इंसान का दिल रुक सकता है, तो कहीं लिखा था कि दिमाग की नसें फट सकती हैं। वेद को कुछ समझ नहीं आया। फिर कुछ सोचकर उसने ड्रॉअर खोला और दिव्य ग्रंथ का पन्ना निकालकर टेबल पर रख दिया। तभी दिव्य ग्रंथ का पन्ना तैरता हुआ ऊपर उठा। इस बार उसमें से चमकते हुए 2 नंबर्स निकले, 1 और 6। वेद सोच पड़ गया, ये 16 है या 61? उसने दोनों नंबर्स की तकनीकों के बारे में स्कूल वाली किताब में पढ़ा। एक था प्राण रस, एक जीवन ऊर्जा से भरपूर लिक्विड, और दूसरा था कुंजर फल, एक बहुत मुश्किल से पाया जाने वाला फल जो इंसानी शक्ति की नसें खोलता था। लेकिन दोनों के बारे में किताब में कोई ठोस जानकारी नहीं। उसने मोबाइल निकालकर इंटरनेट पर ढूंढा मगर उसे कुछ मिला नहीं। तभी उसे युविका का ख्याल आया, शायद उसे कुछ पता हो। वेद ने सोचा। वेद ने स्कूल के स्कॉलर मैसेज बुक से उसका नंबर निकाला और थोड़ा हिचकिचाते हुए उसे कॉल किया। फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से युविका की मीठी आवाज आई। वेद थोड़ा सा मुस्कुराया। उसे अच्छा लगा कि युविका ने उसका नंबर सेव कर रखा था। वो धीरे से बोला, अब हाय, एक्चुअली वो मुझे स्टडी में थोड़ी हेल्प चाहिए थी, सोच रहा था कि तुमसे मिल लूं। युविका थोड़ा हैरान हुई। आमतौर पर अपने आप में रहने वाला वेद उसे बाहर मिलने के लिए पूछता था। वो मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, तुम बताओ कब और कहाँ पे? 1 घंटे में कॉफी हाउस। ओके, युविका ने कहा और फोन कर दिया। वेद ने दिव्य ग्रंथ का पन्ना ड्रॉअर में रख दिया।
वहाँ ब्रेसलेट अब भी चमक रहा था। कॉफी हाउस के एक कोने की टेबल पर वेद बैठा। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही। तभी दरवाजा खुला और युविका अंदर। हल्के नीले रंग का कुर्ता, खुले बाल और चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास। बहुत खूबसूरत लगी। वेद थोड़ी देर के लिए खो सा गया। युविका सीधे टेबल तक आई और बैठते ही बोली, तुमने मुझे डेट पर तो नहीं बुलाया ना? वेद हड़बड़ा कर बोला, नहीं, वो मुझे कुछ जरूरी चीजें पूछनी थी बस, और कुछ नहीं। युविका ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, क्योंकि यहाँ लोग ज्यादातर डेट पर ही आते हैं, इसीलिए पूछा। क्या पूछना था पता? उनको वेद ने सोचा, अगर मैं हाँ कह देता तो क्या होता? लेकिन फिर वो अपनी सोच को झटक कर बोला, मुझे वो आर्मी अकेडमी ज्वाइन करना। युविका ने एक पल वेद को देखा और बोली, मगर उसके लिए तो बड़ा शक्तिशाली चाहिए और तुम। वेद ने कहा, हाँ जानता हूँ, मैं फिलहाल शायद उसके लायक नहीं हूँ, पर एक तरीका है जिसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर उसने बैग से वो किताब निकाली। युविका ने जैसे ही वो किताब देखी, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। तुमने लाइब्रेरी से वो किताब ली? मैंने कहा था ये टेक्निक रिस्की है, इन्हें आजमा कर कई लोगों को नुकसान पहुंचा है। मेरे पापा ने इस बारे में रिसर्च की थी। वेद अपने घर में निर्जीव पड़ा हुआ था और तभी बाहर से मेन दरवाजा झटके से खुला और एक लंबा चौड़ा खतरनाक सा आदमी आंखों में वहशत लिए चुपचाप घर में घुसा। ये वही गुंडा था जिसे मिहिर ने पैसे दिए थे। उसने पूरे घर का मुआयना किया और फिर वेद के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा खोलते ही वो ठिठक गया। वेद को जमीन पर बेहोश पड़ा देख वो गुंडा बुदबुदाया, मर गया क्या? उसने झुककर जैसे ही वेद की नब्ज चेकी, अचानक से वेद की आंखें खुली। अपने कमरे में एक अनजान आदमी को देखकर वेद चौंक कर पीछे हट गया। दोनों एक दूसरे को घूरते रहे और अचानक गुंडे ने पास पड़ा क्रिकेट बैट उठाया और वेद पर हमला करने लगा। वेद किसी तरह इधर उधर हटकर बचता रहा, मगर जब एक बार में गुंडा बैट सीधा वेद के सिर पर लाने वाला था, वेद ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। वेद ने थोड़ा जोर लगाया तो बैट उसके हाथों में चकनाचूर हो गया। ये देखकर गुंडा और वेद दोनों हैरान थे। गुंडे ने गुस्से में गुस्सा चलाया, वेद ने उसे ब्लॉक कर दिया और एक धक्का मारा तो गुंडा दीवार से जाकर टकराया। गुस्से और हैरानी में वो फिर से हमला करने उठा, लेकिन तभी वेद ने बिना सोचे समझे एक पंच सीधा उसके चेहरे पर चल दिया। गुंडा हवा में उछला और फर्श पर धम से गिरकर बेहोश हो गया। वेद 2 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया और फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगा। तभी दरवाजे से युविका और चिंतन ने हैरानी से झांका। चिंतन धीरे से फुसफुसाया, उस फल खाने से कोई पागल भी हो सकता है क्या? युविका बिना कुछ बोले वेद की तरफ बढ़ी। वेद, तुम ठीक तो ना? वेद उन दोनों को वहां देखकर हैरान हो गया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने वो फल खा लिया क्या? युविका ने पूछा। हाँ, और उसने अपना काम भी कर दिया। देखो चोर को मैंने नहीं मारा, अपने इन्हीं हाथों से। अब मैं आर्मी एकेडमी का एंट्रेंस पास करके रहूंगा। युविका हैरान थी, ये कैसे हो सकता है? कोई इंसान इस जहर को झेल ही नहीं सकता। चिंतन ने डरते हुए कहा, मतलब ये राक्षस है क्या? वेद ने सिर हिलाते हुए कहा, अरे क्या बकवास है? हाँ, मैं इंसान हूँ, इंसान। मैंने फल खाया है और मैं जिंदा हूँ। और इस चोर को। युविका ने वेद की बात काटते हुए कहा, शाबाश, कर ली अपने मन की। हाँ, खुश हो अब काफी हो गया तुम्हारा एक्सपेरिमेंट। ये किताब मैं फेंकने वाली हूँ। युविका शक्ति स्तर बढ़ाने के सीक्रेट्स वाली किताब को उठाकर बाहर निकली। चिंतन ने वेद से पूछा, यार इसको इतनी फिक्र क्यों है तेरी? वेद की आंखों में चमक आई। सीरियसली? तुझे लगता है कि उसे मेरी फिक्र है? वाओ, वैसे फिक्र तो मुझे भी है यार। अंधेरा हो गया, मैं उसे घर छोड़कर आता हूँ, मिलता हूँ बाद में। युविका रुको। युविका ने रुककर उसे घूरा और गुस्से में कहा, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? माना तुमने बहुत ताकत आ गई है, मगर मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अरे यार इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मेरी बात को इग्नोर करके तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे कितना गिल्ट होता जानते हो? मैंने बताया था उस दुकान के बारे में। ओके, आई एम सो सॉरी। मैं आगे से तुम्हारी किसी भी बात को इग्नोर नहीं करूंगा।
वेद ने कहा। युविका धीरे से मुस्कुराई और फिर दोनों उसके घर की तरफ चल दिए। कुछ दिन बीत गए थे। वेद अब धीरे धीरे घर के कामों में ढलने लगा था। बीच बीच में उसकी शेखर से भी बात हो जाती थी। उसने अपने फाइनल एग्जाम से पहले आर्मी अकेडमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी अकेडमी के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे दिया था। और आर्मी का रिटन एग्जाम पास करने के बाद बारी आई फिजिकल टेस्ट की। नंदगिरी हाई स्कूल का विशाल मैदान शनिवार सुबह से ही गर्मजोशी से भर चुका था। ये आर्मी अकेडमी के फिजिकल टेस्ट का सेंटर था और उस प्रांत के चारों तरफ से आए युवा उम्मीदवार सेना अकेडमी के फिजिकल टेस्ट के लिए इकट्ठा हुए थे। पहले राउंड में दौड़ थी। वेद न ज्यादा तेज दौड़ा न सबसे पीछे रहा, मगर उसकी आंखों में कुछ था जो बाकियों से अलग था। रस्सी चढ़ाई, वजन उठाना, बैलेंस बीम, हर चुनौती में वो थोड़ा लड़खड़ाया, थोड़ा डगमगाया, मगर कभी रुका नहीं। अधिकारियों और निरीक्षकों की नजरों में भले ही उसकी ताकत कुछ उम्मीदवारों से कम थी, मगर उसकी हिम्मत और लगन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। टेस्ट पूरा करके वेद जैसे ही बाहर निकलने वाला था, एक आवाज ने उसे रोक लिया। वेद पीछे मुड़ा तो उसने वरुण लाल को उसके सामने देखा। वरुण लाल नंदगिरी हाई स्कूल के सलाहकार मंडल के सदस्य और सीनियर टीचर थे। वेद उनसे स्कूल में करियर काउंसलिंग के समय मिल चुका था। सर नमस्ते, तुमने अचानक आर्मी अकेडमी में अप्लाई करने का फैसला क्यों लिया? मुझे लगा तुम दक्षिणा अकेडमी जाओगे, वरुण ने सीधे पूछा। दक्षिणा अकेडमी देश की सबसे बड़ी अकेडमी मानी जाती थी, जहां साइंस और टेक्नोलॉजी से लेकर कल्चरल रिसर्च की बेहतरीन पढ़ाई होती थी। सर मुझे देश की सेवा करनी है, वेद ने कहा। वरुण मुस्कुराए। क्या तुम्हें लगता है कि देश की सेवा सिर्फ वर्दी पहनकर ही की जा सकती है? एक शिक्षक, एक डॉक्टर, एक वैज्ञानिक या फिर एक पॉलिटिशियन, सब अपनी तरह से देश की सेवा करते हैं। तभी वरुण ने एक आदमी की तरफ इशारा किया जो वहां निरीक्षण के लिए आया हुआ था। उन्हें देखो, वो ऋषि रॉय है, दिखने में एक नॉर्मल टीचर और असल में एक दिव्य शक्ति साधक। सालों की कड़ी मेहनत और तपस्या के बाद, शक्ति स्तर का 10वां लेवल पार करने के बाद, इस देश में सिर्फ गिने चुने लोग हैं जो दिव्य शक्ति साधक हैं। ऋषि खुद दक्षिणा से पढ़े हैं और अब वही आने वाली पीढ़ी को सिखाते हैं। इनका काम किसी भी योद्धा के काम से कम नहीं है। फिजिकल शक्ति की एक सीमा होती है वेद, लेकिन मानसिक शक्ति की कोई सीमा नहीं होती। वेद बिल्कुल चुप था। देखो, मैं नहीं कहता कि तुम सेना के लायक नहीं हो, लेकिन अगर तुम चुने गए तो वो 2 लोगों के साथ अन्याय होगा। एक जो तुम्हारे स्थान का हकदार था और दूसरा तुम खुद, क्योंकि तुम्हारा रास्ता कुछ और है। देश को तुम्हारी जरूरत है वेद, मगर शायद किसी और भूमिका में। इतना कहकर वरुण ने वेद को शुभकामनाएं दी और वहां से चले गए। और वरुण की बातों ने वेद को सोचने पर मजबूर कर दिया था। पाताल लोक के तंग और काले रास्तों से गुजरते हुए दुर्जन अक्सर आग के पथ पर चलकर विक्रोन की आराधना करने उसकी पुरानी मूर्ति तक जाता था। हर कदम पर अग्नि की लपटें उसके पैरों को छूती थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, श्रद्धा होती थी। महाराज विक्रोन के लिए ये उसका समर्पण था। इस बार भी जैसे ही वो विशाल पूजा कक्ष में पहुंचा, उसकी आंखें सीधे सामने रखे विक्रोन की 30 फुट लंबी मूर्ति पर पड़ी। लेकिन आज कुछ अलग था, जिसे देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जहां मूर्ति का दिल होना चाहिए था, उस जगह एक बड़ा सा हिस्सा गायब था। वो कुछ पल तक हैरानी में खड़ा रहा और फिर उसकी आंखों में चमक उड़ी। वो चीखा, शांति छलावा है, ये महाराज विक्रोन का बुलावा है। उसका चेला शमशेर दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ प्रभु, क्या हुआ? दुर्जन ने मूर्ति की ओर इशारा किया। ये मूर्ति हजारों सालों से ऐसी ही थी। कहा जाता था कि जिस दिन महाराज विक्रोन लौटेंगे, ये मूर्ति मिटनी शुरू हो जाएगी। और देखो, दिल से शुरुआत हुई है। इसका मतलब साफ है, महाराज विक्रोन लौट रहे हैं। दुर्जन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शमशेर ने चौंकते हुए कहा,
ये बात तो मौनी ने उस दिन बस में पहले ही कही थी कि महाराज विक्रोल ने उससे बात की थी। वैसे एक बात मेरी समझ नहीं आई, आप जैसे महाशक्तिशाली भक्त को छोड़कर महाराज विक्रोल ने उस मौनी को क्यों चुना? दुर्जन की मुस्कान अचानक से गायब हो गई और वो बोला, ये बात अब मुझे जाननी ही पड़ेगी। दुर्जन उस शाम नंदगिरी में मौनी के घर अचानक पहुंचा। उसके चेहरे पर क्रोध और आंखों में बेचैनी साफ साफ झलक रही थी। मौनी उसे अपने दरवाजे पर देखकर बड़ी हैरान थी। आप यहाँ? दुर्जन धीरे से मुस्कुराया। बस एक छोटी सी बात करनी थी। अंदर आ जाओ। मौनी थोड़ा सहज हुई, लेकिन उसने सीधा कहा, जो कहना है इनसे कह दो, मैं यूं किसी को भी मेरे घर में आने नहीं देती। दुर्जन को गुस्सा आ गया, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, तूने उस दिन सही कहा था, महाराज विक्रोल जाग रहे हैं। मैंने तुझ पर यकीन नहीं किया था कि मेरी गलती है, मगर सवाल ये है मौनी, ये बात तू मुझसे पहले कैसे जान पाई? मुझे बस एक आवाज सुनाई दी थी। महाराज विक्रोल ने मुझसे कहा था कि नंदगिरी जाओ और इंतजार करो। इस बात से ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं पता है। दुर्जन उसकी आंखों में झांकता रहा, मानो झूठ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। तो तू कह रही है कि तुझे और कोई खास जानकारी नहीं है? नहीं, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ। दुर्जन की मुट्ठियां कस गई, मानो उसके अंदर का गुस्सा जैसे उबाल मार रहा था। मगर उसे एहसास हुआ कि ये वक्त हिंसा का नहीं, बल्कि चालाकी का है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। ठीक है, उसने धीरे से कहा, अगर सच में महाराज ने तुझसे संपर्क किया है तो तू भाग्यशाली है, और अगर तुझे किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे याद करना। आखिर हमारा काल नेत्र संघ एक परिवार ही तो है, और हम सबका मकसद एक ही है, महाराज विक्रोल का उदय। ये कहकर दुर्जन मुड़ गया और वहां से निकल गया। दरवाजा बंद करते ही मौनी की सांसें तेज चलने लगी और उसने बड़ी आवाज में कहा, हे महाराज विक्रोल, जल्द से जल्द मुझे आगे का रास्ता दिखाइए। तभी अचानक उस घर की रोशनी बुझने चलने लगी और फिर बिजली चली गई। बाहर की तेज हवा से घर के पर्दे और खिड़कियां हिलने लगी। ये देखकर मौनी को कुछ आभास हुआ और वो आंखें बंद करके वहीं जमीन पर बैठ गई। ऐसा करते ही विक्रोल की आवाज उस कमरे में गूंजने लगी, मौनी, इस शहर के एक घर में एक ऐसे ग्रंथ का पन्ना है जिसने हजारों साल पहले मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया था। वो किताब तो जल गई थी, मगर उसका एक पन्ना कहीं गायब हो गया था। वो पन्ना अब वापस आ चुका है। ढूंढना है ताकि कोई उसका इस्तेमाल करके हमें नुकसान न पहुंचा सके। कुछ असामान्य अजीब घटनाओं के बारे में पता लगाओ जो पिछले कुछ दिनों में नंदगिरी में हुई हो। वो दिव्य ग्रंथ का पन्ना तुम्हें ऐसी ही किसी जगह मिलेगा, और एक बार वो हमारे हाथ लग गया तो वहीं से शुरू होगा इस महायुद्ध का अगला चरण, और वही पन्ना होगा हमारी जीत की पहली सीढ़ी। मौनी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप फिक्र न करें महाराज, मैं कुछ भी करके वो पन्ना ढूंढ निकालूंगी। वो खुश थी कि उसे उसका पहला मिशन मिल गया था, मगर वो इस बात से अनजान थी कि कोई और उसके बारे में जान गया था। बाहर खड़ा दुर्जन सब कुछ सुन चुका था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई और वो वहां से निकल गया। मौनी के घर से कुछ ही दूरी पर वेद के घर की भी बिजली चली गई थी। उसने मोमबत्ती जलाई और खिड़की की ओर बढ़ा। बाहर का मंजर देखकर उसका दिल सन्न रह गया। पूरा नंदगिरी अंधेरे की गहराइयों में डूबा था।
जैसे किसी ने एक ही पल में शहर की रूह खींच ली हो। वेद की आंखों में पहली बार अनजाना भय तैर उठा। ये अंधेरा सिर्फ रात का नहीं था, ये किसी अनदेखे खतरे की शुरुआत थी। क्या वेद को अब मौनी और दुर्जन दोनों से खतरा है? क्या मौनी से पहले दुर्जन दिव्य ग्रंथ का पन्ना हासिल कर लेगा? क्या वेद वरुण लाल की बातों को नजरअंदाज करके आर्मी अकेडमी में एडमिशन लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए वेद अस्त्र, सीक्रेट्स ऑफ द दिव्य ग्रंथ। अगले दिन वेद सुबह जल्दी उठ गया और उसने खुद के लिए नाश्ते में पराठे बनाने की ठानी। थोड़ी मेहनत के बाद जब पराठे तवे से सिककर निकले और बिल्कुल गोल और सुनहरे बने तो वो खुद ही हैरान रह गया। क्या बात है वेद, तुझसे तो कमाल हो गया। उसने खुद से मुस्कुराते हुए कहा। उसने प्लेट सजाई, टमाटर की चटनी रखी और फिर सोचा क्यों ना इस जीत का सबूत पापा को भेजा जाए। उसने फोन उठाकर जैसे ही कैमरा ऑन किया, फोन पर एक कॉल आई। उसने फोन उठाया तो सामने से एक औरत की आवाज आई। हेलो, क्या मैं वेद आर्य से बात कर रही हूँ? जी मैं बोल रहा हूँ। बधाई हो, आपने दक्षिणा एकेडमी की एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया। आप अपने स्कूल के फाइनल एग्जाम के बाद यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेद ने जवाब दिया पर उसका चेहरा थोड़ा सा उतर गया था। उसे नंदगिरी आर्मी अकेडमी की कॉल का इंतजार था। थोड़ा निराश होकर वो खाने बैठ गया, मगर जैसे ही उसने पहला निवाला तोड़ा, फोन दोबारा आया। हेलो, क्या मैं वेद आर्य से बात कर रहा हूँ? जी मैं वेद बोल रहा हूँ। बधाई हो वेद, आप नंदगिरी आर्मी अकेडमी में चुन लिए गए। आपका फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू स्कोर बहुत ही बेहतरीन था। आप अगले हफ्ते से ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। वेद की आंखों में चमक आई, उसकी सांसें तेज हो गई और होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। उसने बार बार कहा। फोन रखते ही उसने खुद को आईने में देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो आर्मी अकेडमी में सेलेक्ट हुआ था। क्या मैं सच में आर्मी अकेडमी में सेलेक्ट हुआ? कहीं सपना तो नहीं? उसने खुद को चुटकी काटी और जोर जोर से हंस पड़ा। अचानक वो रुक गया और उसे ख्याल आया, क्या मुझे पापा को इस बारे में बताना चाहिए? नहीं, उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। सही बताने पर उन्हें जरूर बताना। वो तेजी से तैयार हुआ और बैग उठाकर स्कूल के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ते थे, मानो वो खुशी से हवा में उड़ रहा। आज वो एक अलग ही जोश में दिख रहा था। स्कूल के अंदर लाइब्रेरी के पास पहुंचते ही उसे चिंतन और युविका मिल गया। क्या आप नियति पर विश्वास करते हैं? क्या आप इस बात को मानते हैं कि इस जीवन में आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो सब पहले से ही मेरे समझ नहीं आता था कि उनकी महान योद्धा बन सकता है। मात्र 13 वर्ष की आयु में नील वायुपुत्र अपने पहले और सबसे मुश्किल चक्र यानी मूलाधार चक्र के शिखर पर पहुंच गया था। सबको लगता था कि नील वायुपुत्र अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलते हुए सुंदर नगर के नई बुलंदियों पर पहुंच जाएगा। महाराज भी नील को छोटी उम्र से ही अपने साथ राज्य के कार्यों में शामिल किया करते थे। पता नहीं क्यों, लेकिन नील को कभी भी अपने दोनों चाचा कुछ ठीक नहीं लगते थे और उसे ये भी समझ नहीं आता था कि उनकी धूर्तता को महाराज नजरअंदाज क्यों कर देते हैं। श्यामल साम्राज्य के सम्राट के साथ संधि महोत्सव करने के बाद सुंदर नगर में भी उत्सव का माहौल था। राजमहल में युवराज नील भागते हुए बड़े से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आता है। तभी उसे कक्ष के कोने में एक बड़ी सी कुर्सी दिखाई दी जिस पर कोई बैठा था, लेकिन उसकी तरफ पीठ होने के कारण वो कुर्सी पर बैठे व्यक्ति का चेहरा नहीं देख पा रहा था। कुर्सी पर बैठे व्यक्ति का चेहरा देखते ही नील की नन्ही आंखों में खौफ उतर आया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो जोर से चिल्लाया, महाराज वीरेंद्र के मुंह से खून की धार बह रही थी और उनका चेहरा पूरी तरह से नीला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे महाराज को घातक जहर दिया गया हो। मेरे बच्चे, तुम आ गए? आपको क्या हुआ है पिताजी? मेरे तुम्हें एक किताब दी थी, तुमने उसे पूरी तरह से समझ लिया। हम इस बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं, पहले हमें वैद्य जी के पास चलना चाहिए। उसके लिए बहुत देर हो चुकी है बेटा। याद रखना,
तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो बेटा। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, अचानक उनके शरीर ने प्राण छोड़ दिए। इतने में सैनिकों की एक टुकड़ी राजमहल के उस कमरे में प्रवेश करती है और साथ ही राजा के जैसे कपड़े पहने हुए नागेंद्र और यजुवेंद्र वायुपुत्र आते हैं। अपने पिता की मृत्यु पर रोते हुए बिलखते नील पर वो जरा सी भी दया नहीं दिखाते और सैनिकों को नील को कैद करने का आदेश देते हैं। उनके सैनिक से अनजान मासूम नील झंझलाकर बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं मालूम पिताश्री को किसने मारा। उसकी इस बात पर यजुवेंद्र जोर जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगा। दिल तो करता है कि तुझे अभी जान से मरवा डालो, लेकिन कितना मासूम है तू। मैंने क्या गुनाह किया है? मैंने कुछ नहीं किया। चाचा जी, पिताश्री को वैद्य जी के पास ले चलिए ना, शायद वो इन्हें ठीक कर देंगे। नील यजुवेंद्र के आगे गिड़गिड़ाने लगा। इस पर यजुवेंद्र ने बोला, तेरा गुनाह ये है कि तू एक गद्दार का बेटा है। तेरा बाप तो मर चुका है, इसलिए अब उसके गुनाहों की सजा तू भुगतेगा। तू एक कैदी का जीवन बिताएगा। रोज तेरी इतनी पिटाई होगी कि तू रोज हमसे मरने की भीख मांगेगा। तभी पीछे खड़ा नागेंद्र एक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, अगर तेरी बहन नीलिमा सप्त सिंधु आश्रम न गई होती तो उसे मैं खुद अपने हाथों से सजा देता। उसकी बात सुनकर यजुवेंद्र और वहां मौजूद उनके खास आदमी जोर जोर से हंसने लगे। नील ने जब ये बात सुनी तो उसका खून खौल गया और एक झटके से नील ने सैनिकों से खुद को छुड़वाया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? जैसे ही नील नागेंद्र के पास पहुंचा, नागेंद्र ने ज्यादा जोर लगाए बिना एक मुक्के से उसने नील को धूल चढ़ा दी। दर्द से बिलखता नील वहीं जमीन पर पड़ा रहा। नील वायुपुत्र जिसने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते हुए देखा हो और फिर अपने ही चाचाओं से इतना बड़ा धोखा खाया हो, वो कैसे उबर पाएगा इतने दुख से और कैसे निकल पाएगा सुंदर नगर की कैद से? ऐसी कैद जो नर्क से भी बदतर है। कुछ सालों बाद नील वायुपुत्र को एक गुलाम का जीवन बिताते हुए 3 साल गुजर गए। ये 3 साल नील के लिए बेहद दर्दनाक थे, क्योंकि उसके चाचा और वर्तमान महाराज के आदेश के अनुसार नील को एक प्रशिक्षण सहायक बना दिया गया था। मुख्य रूप से प्रशिक्षण सहायक मौत